हेलो दोस्तों, हिस्ट्री विथ अमरेशर 26 के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे मैं अमरेश कुमार आप सबका स्वागत करता हूं। बहुत बहुत स्वागत है। चलिए आज की क्लास में हम लोग देखेंगे राजपूतों की उत्पत्ति कैसे हुई थी, इतिहासकारों के क्या क्या अपने विचार हैं, कौन सा इतिहासकार क्या कहता है, किस इतिहासकार का समर्थन कौन कौन इतिहासकार करते हैं, इस पे हम लोग चर्चा करेंगे। साथ ही साथ हम लोग देखेंगे कि अंत में जो एक अग्निकुंड का सिद्धांत है वो क्या कहता है, उसमें क्या क्या बातें कही गई हैं, इस पे हम सारी चीज़ों पे विस्तार से ये चर्चा कर लेते हैं। चलिए आते हैं। पढ़ना क्या है, राजपूतों की उत्पत्ति, यानी राजपूतों की उत्पत्ति कैसे हुई थी, इस पे चर्चा करना है। इसके लिए हम लोग स्रोत देखेंगे, स्रोत क्या है, यानी माध्यम क्या क्या है, कहाँ से हमें कौन सी जानकारी मिलती है। स्रोतों में देखिए अपने अपने अलग अलग मत हैं, उत्पत्ति के अलग अलग सिद्धांत हैं। जैसे कुछ लोग इनको विदेशी मानते हैं, कुछ इतिहासकार ऐसे हैं जो इनको विदेशी मानते हैं। कुछ के अनुसार ये सूर्यवंशी एवं चंद्रवंशी थे। कुछ इतिहासकारों का ऐसा विचार है कि राजपूत सूर्यवंशी चंद्रवंशी क्षत्रिय थे, सूर्यवंशी और चंद्रवंशी थे। कुछ इतिहासकारों का मानना है कि नहीं, ये ब्राह्मण वंशीय थे, ब्राह्मणों से उत्पन्न थे, ब्राह्मणों से उत्पत्ति हुई थी। कुछ ऐसे भी इतिहासकार हैं। कुछ का मानना है कि नहीं, इनकी जो उत्पत्ति है वो विभिन्न जनजातियों से हुई है। और एक और सिद्धांत है जो अग्निकुंड का सिद्धांत है, इस पे हम लोग चर्चा करेंगे। चलिए आते हैं, विस्तार से चर्चा करते हैं। पहला है विदेशी मत, यानी कुछ इतिहासकार ऐसे हैं जो राजपूतों की उत्पत्ति को विदेशी मानते हैं, यानी इनकी उत्पत्ति कैसे हुई है, विदेशियों से हुई है। इसमें आपको मिलेंगे कर्नल टॉड, विलियम क्रूक, B.A. स्मिथ, ईश्वरी प्रसाद। साथ ही साथ एक भंडारकर भी हैं, R.G. भंडारकर। ये भी मानते हैं कि जो राजपूतों की उत्पत्ति है ये विदेशियों से हुई है। चलिए क्या क्या मत देते हैं इस पे चर्चा कर लेते हैं। कर्नल टॉड क्या कहते हैं, इनकी एक पुस्तक है एनल्स एंड एक्टिविटीज़ ऑफ राजस्थान। इसमें इन्होंने बताया है कि जो राजपूतों का रहन सहन है, रहन सहन, वेशभूषा यानी ड्रेस वगैरह इनका, और साथ ही साथ ये लोग जो मदपान करते हैं, नशे का सेवन करते हैं, इसके आधार पर इन्होंने बताया कि ये शकों के वंशज हैं, क्योंकि शक भी इन्हीं की तरह रहते थे, रहन सहन उनका ऐसा ही था, वेशभूषा उनका भी ऐसा था। साथ ही साथ जो ये मदपान करते हैं वैसे शक भी मदपान करते थे। ये तो पहला विचार है। एक और व्यक्ति हैं, इतिहासकार हैं B.A. स्मिथ। B.A. स्मिथ का मानना है कि जो विदेशी आक्रमणकारी थे, यानी पहले जब आएगा तो विदेशी है, आक्रमण के नज़रिए से आ रहा है, लेकिन वही व्यक्ति कालांतर में यहाँ बस जा रहा है। इनका मानना है कि जो विदेशी आए थे ये कालांतर में भारत बस गए। जब भारत में ये बस गए तो अब भारत के ही हो गए, है ना। थे विदेशी, भारत में आए और भारत में रह गए। भारत में रहने से इनका हो गया भारतीकरण, यानी भारत के जितने कल्चर वगैरह थे सब ये सीख लिए धीरे धीरे, तो भारतीकरण हो गया, तो इनको राजपूत माना गया। B.A. स्मिथ का मानना है कि ये पहले विदेशी आए थे हमारे देश में, वही विदेशी जब भारत में बस गए, भारत में रहने लगे, इनका भारतीकरण हो गया,
तो ये क्या कहलाए? राजपूत कहलाए। इन्हीं को राजपूत माना गया। साथ ही साथ इन्होंने कहा इनकी जो उत्पत्ति है वो शकों एवं होड़ों से हुई है। ये दोनों आक्रमणकारी हैं। शक और होड़ दोनों विदेशी हैं। दोनों भारत में आक्रमण करने के लिए आए। हालांकि यहाँ के जलवायु उनको रास आई, यहाँ की भौगोलिक स्थिति अच्छी लगी और कालांतर में यहीं बस गए। यहीं बस गए जब, तो यहीं के हो गए, है ना। और फिर यही क्या कहलाए? राजपूत कहलाए। इन्हीं के वंशज क्या कहलाए? राजपूत कहलाए। आगे चल के आप लोगों ने मनुस्मृति का नाम सुना होगा। मनुस्मृति में जिसके रचनाकार मनु हैं, मनुस्मृति में शकों को व्रात क्षत्रिय कहा गया है। मनुस्मृति में शकों को व्रात क्षत्रिय कहा गया है। कहाँ? मनुस्मृति में। अगला देखिएगा। देखिए राजपूतों की कुल 36 जातियां या 36 कुल मिले हैं। इन्हीं में गढ़वाल भी थे, चंदेल भी थे। यूपी बुंदेलखंड वाला जो एरिया है इधर चंदेल वगैरह थे। चंदेल, गढ़वाल, चंदेल और राष्ट्रकूट शासक पढ़ेंगे आगे हम लोग। इनको वीए स्मिथ ने गोंड, भर तथा खरवारों से उत्पन्न बताया है। किससे किससे? भर है, गोंड है और खरवार। ये जो जंगली जातियां हैं इन्हीं से उत्पन्न बताया है। बाद में इन्हीं को क्षत्रिय कहा गया। और एक और एग्जाम्पल इन्होंने दिया कि एक ही समय में एक ही परिवार में देखा जाए तो कुछ लोग बहुत ज़्यादा विकसित होते हैं और कुछ लोग बहुत ज़्यादा अविकसित होते हैं। तो जो बहुत ज़्यादा विकसित हैं आगे निकल गए तो नहीं देखेंगे। एक एग्जाम्पल समझिए। एक ही परिवार में मान के चलिए 4 लोग हैं, 4 सदस्य हैं, 4 भाई हैं। उसी में 2 की जॉब हो गई या किसी प्रकार से वो संपन्न हो गए पहले 2 की तुलना में। तो पहले 2 वाले क्या कहेंगे उनको, जो बहुत आगे निकल चुके हैं, ज़्यादा संपन्न हो चुके हैं, कहेंगे नहीं बड़े लोग हैं भाई। वही चीज़ है ना। एक ही जनजाति में कुछ लोग बहुत ज़्यादा विकसित हो गए कृषि के माध्यम से या राजनीतिक माध्यम से, जो बहुत आगे निकल गए। वही बताया जा रहा है इनके द्वारा कि ये जो राष्ट्रकूट थे, चंदेल थे, गढ़वाल थे, ये जनजातियों से इनकी उत्पत्ति हुई और बाद में इन्हें चंद्रवंशी क्षत्रिय कहा गया। बाद में इन्हें ही चंद्रवंशी क्षत्रिय कहा गया। देखिए चंदेलों को चंद्रवंशी क्षत्रिय कहा जाता है। बाद में इनको चंद्रवंशी क्षत्रिय कहा गया। ऐसा विचार कौन देता है? ऐसा विचार हमें वीए स्मिथ के द्वारा देखने को मिलता है। आगे देखिएगा। अगला सिद्धांत है, मत कह लीजिए, सिद्धांत कह लीजिए, सूर्य एवं चंद्रवंशी। सूर्य एवं चंद्रवंशी, इस मत का समर्थन कौन करता है, यानी कौन ये मत देता है? गौरी शंकर ओझा। पूरा नाम है गौरी शंकर हीराचंद ओझा। सीबी वैद और दशरथ शर्मा। इनका मानना है कि जो राजपूत थे, राजपूत चंद्रवंशी एवं सूर्यवंशी थे। अब ये बात कैसे मान लिया जाए? हालांकि इन लोगों ने समर्थन किया है तो अपना विचार दिए होंगे। विचार क्या दिए हैं? इनका मानना था कि जैसे मान लीजिए ये एक व्यक्ति हैं, ये राजपूत हैं, ठीक, मान लीजिए। इनके माथे पर क्या दिखेगा आपको? प्रतीक देखिए, प्रतीक, पहचान। ये एक
चंद्रमा का तिलक आपको देखने को मिलेगा। इस प्रकार का आपको तिलक देखने को मिलेगा। इन लोगों का मानना था कि इस कुल के लोग इस प्रकार का, यानी चंद्रमा के आकार का, अर्ध चंद्रमा के आकार का तिलक लगाते थे। यानी ये जो तिलक है, ये जो प्रतीक है, ये इनके कुल का प्रतीक है और ये परंपरागत ये चीजें चलती आई हैं। इस आधार पर इन्होंने माना कि ये चंद्रवंशी है। साथ ही कुछ और चीज देखिए, एक और क्या मिला, यहां सूर्य माथे पर, कर्ण को देखें आप लोग, कर्ण, सूर्य पुत्र कर्ण है ना, माथे पर, ये क्या है, कुल का प्रतीक है। इसी बात को किसने किसने बताया है, डॉक्टर गौरी शंकर हीराचंद ओझा, राजस्थान में बड़े फेमस हैं ये, और सीबी वैद, साथ ही साथ दशरथ शर्मा। यानी सूर्य और चंद्रवंशी सिद्धांत को कौन मानता है, ये तीन लोग जानते रहिएगा मूल रूप से। हालांकि और लोग भी हैं जो इनकी बातों का समर्थन करते हैं। कुछ लोगों का मानना है कि नहीं, ये ब्राह्मण थे, ब्राह्मणों से उत्पत्ति हुई। इसमें भी आपको मिलेंगे कौन, दशरथ शर्मा, बीएस पाठक और डॉक्टर गोपीनाथ शर्मा। दशरथ शर्मा, डॉक्टर गोपीनाथ शर्मा और वीएस पाठक, इन लोगों का मानना है कि ये जो राजपूतों की उत्पत्ति है, ये ब्राह्मण के सिद्धांत को मानते हैं, यानी ब्राह्मणों से हुई है। अब ये कैसे मानते हैं, इनका क्या विचार है, कुछ तो विचार दिए होंगे। इनका कहना है कि ब्राह्मण कुल की स्त्री का विवाह क्षत्रिय कुल में हुआ, इसलिए वहां से जो संतानें उत्पन्न हुई तो इनका मानना था कि ये ब्राह्मण कुल से उत्पन्न थे, क्योंकि ब्राह्मण कुल की जो स्त्री थी उसका विवाह इस कुल में हुआ था और इसी कुल से जो लोग उत्पन्न हुए वो क्षत्रिय कहलाए। इसलिए उत्पत्ति, ब्राह्मण वंश में उत्पत्ति कौन देखता है, कौन मानता है, दशरथ शर्मा, डॉक्टर गोपीनाथ शर्मा और वीएस पाठक। अगले व्यक्ति हैं, अगला जो मत है, विभिन्न जनजातियों से मिश्रित, यानी उत्पत्ति कैसे है, विभिन्न जनजातियों में देखते हैं। इसमें कौन कौन है, दशरथ शर्मा, वीएस पाठक और वीएन पाठक। वीएस पाठक, वीएन पाठक, दशरथ शर्मा। इनका मानना क्या है, इनका मानना है कि जो जनजातियां थी, विभिन्न जनजातियां, जंगली लोग, उन्हीं जंगली लोगों में जो लोग बहुत ज़्यादा विकसित हो गए, क्योंकि युद्ध कौशल तो उनके पास था ही, साथ ही साथ और ज़्यादा विकसित हुए तो कृषि का भी काम करने लगे, साथ ही साथ राजनीतिक रूप से भी वो मजबूत हुए। और उन्हीं लोगों में जो कुछ लोग थे जिनका बहुत ज़्यादा विकास हो गया, वही लोग क्या कहलाए, राजपूत कहलाए। इस बात को कौन कौन मानता है, दशरथ शर्मा, वीएन पाठक और वीएस पाठक। अगला देखिएगा, अगला जो सिद्धांत है वो है अग्निकुंड का सिद्धांत। अग्निकुंड का सिद्धांत, अग्निकुंड के सिद्धांत में क्या है, अग्निकुंड में ये कहा गया कि धरती पर पाप बहुत ज़्यादा बढ़ गया था, राक्षसों का अत्याचार बढ़ गया था, जिसके कारण ऋषि मुनि बहुत परेशान थे, है ना, ऋषि मुनियों को भी परेशान किया जा रहा था।
तो उसी में से एक ऋषि थे जो आबू पर्वत पे गए। आबू पर्वत पे जाने के बाद उन्होंने क्या किया, एक हवन शुरू किया। आबू पर्वत पे जाने के बाद एक हवन शुरू किया इन्होंने। ये हवन हो गया, ये अग्नि वेदिकाएं हो गई। और यहाँ ये बैठ गए, है ना, ये यहाँ बैठ गए। हवन का कार्यक्रम शुरू हो गया। हवन क्यों कर रहे हैं? क्योंकि धरती पे पाप बढ़ गया है, राक्षसों का अत्याचार बढ़ गया है, ऋषि मुनियों को भी वो तंग कर रहे हैं। इसलिए गए आबू पर्वत पे। वशिष्ठ ऋषि रहे होंगे संभवतः। जाने के बाद हवन किए, घी ले गए, लकड़ियाँ ले गए, सब ले जाने के बाद हवन शुरू हुआ। तो हवन में से 4 राजपूत जातियां निकल के बाहर आई। अग्नि कुंड के सिद्धांत में ये चीज दिखाई गई। प्रतिहार, परमार, चालुक्य और चौहान। प्रतिहार, परमार, चालुक्य और चौहान, ये 4 राजपूत जातियां निकल के सामने आई, बाहर आई। ये है अग्निकुंड का सिद्धांत। हालांकि अग्निकुंड के सिद्धांत का बहुत सारे इतिहासकार विरोध करते हैं, खंडन करते हैं। इनका मानना है कि किसी अग्नि से किसी व्यक्ति का जन्म नहीं हो सकता, ये संभव नहीं है, ये निराधार है। ऐसा कौन मानता है? कुछ इतिहासकार मानते हैं जो इसका खंडन करते हैं। तो अग्निकुंड का ये सिद्धांत रहा। इसी में से 4, और इन्हीं 4 को हमको पढ़ना है। प्रतिहार, परमार, चालुक्य और चौहान। हम लोग देखेंगे कि भारत के किन किन क्षेत्रों में ये जातियां थीं और इनमें कौन कौन से राजा हुए, है ना। कल वाली क्लास में इस पे चर्चा की जाएगी। इसमें से जो गुर्जर प्रतिहार हैं, गुजरात वाले, इन पे थोड़ा सा केवल चर्चा कर लेते हैं हम लोग। थोड़ी सी चर्चा होगी बस, राजाओं को जान लेंगे, हालांकि विस्तार से इस पे चर्चा की जाएगी। देखिए, आप लोगों ने नाम सुना होगा पुलकेशिन का, पुलकेशिन द्वितीय। इसका एक अभिलेख है, एहोल अभिलेख। इसी पर गुर्जर जाति का उल्लेख मिला है। इस अभिलेख पर गुर्जर जातियों का उल्लेख मिला है। हालांकि गुर्जर प्रतिहार वंश का संस्थापक जो था वो हरिश्चंद्र था, और वास्तविक संस्थापक नागभट्ट प्रथम, जिसका टाइम था 730 से लेकर 756 ईस्वी तक। इसके बाद इस वंश में दूसरा राजा वत्सराज आता है, जिसका टाइम 775 से लेकर कहीं 800 दिया होगा, कहीं 805 दिया होगा, दोनों जानते रहिए आप लोग। वत्सराज के बाद नागभट्ट द्वितीय आएंगे। इनका टाइम है 800 से 833। नागभट्ट द्वितीय के बाद मिहिर भोज प्रथम, ये 836 से 885 तक रहेंगे। और इनके बाद आएंगे महेंद्रपाल प्रथम, जो 885 से 910 तक इनका टाइम है। महेंद्र प्रथम के बाद, महेंद्रपाल है, महेंद्रपाल प्रथम। महेंद्रपाल प्रथम के बाद महीपाल प्रथम 912 से 943, और इनके बाद देवपाल आएंगे। हालांकि और भी नालायक लोग हैं, उनको भी देख लिया जाएगा। तो संभवतः कल वाली क्लास में हम लोग
राजपूतों की चारों शाखाओं को बारी बारी से देखेंगे। और कल वाली क्लास में पहला जो प्रतिहार है गुर्जर प्रतिहार, जो मैंने ये सीक्वेंस बताया, इसी में इन्हीं शासकों पे चर्चा की जाएगी। तो कल आप लोग गुर्जर प्रतिहार देख कर आइएगा। चलिए आज की क्लास को यहीं समाप्त करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।